कि ये जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसके कारण कौन कौन से हैं। पहली बात, हम अपने भारत देश में देखेंगे तो पहला सबसे प्रमुख कारण जो है वो साक्षरता में कमी, जिसके कारण जनसंख्या में लगातार जो है वो वृद्धि दर्ज की जा रही है। हमको पता है कि अभी भी भारत की साक्षरता जो है वो बहुत कम है, और इसके साथ साथ साक्षरता तो कम है ही, और महिलाओं की भी जो साक्षरता है उसका प्रतिशत भी हमें बहुत कम देखने को मिलता है। और जब महिलाएं साक्षर नहीं होंगी तो ये बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं समाज या किसी भी राष्ट्र के विकास पर। तो जब लोगों में साक्षरता ही नहीं होगी तो फिर लोगों में साक्षरता नहीं होने के कारण एक रूढ़िवादिता का भी जो है वो विकास होता है। लोगों को पिछड़ेपन के कारण ये लगता है कि भाई बच्चे तो जो हैं वो भगवान की देन है। तो क्या खाक भगवान की देन है? जब आप उन्हें इस संसार में ले आएंगे और आपके पास उनके पालन पोषण, उनके भरण पोषण के लिए आपके में इतनी क्षमता ही नहीं है, आपकी इतनी आय ही नहीं है, तो हम उन्हें इस दुनिया में लाकर करेंगे भी क्या? तो इसके लिए लोगों में साक्षरता का होना या किसी भी राष्ट्र में साक्षरता का बढ़ना जो है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोग जितने साक्षर होंगे उतने जागरूक होंगे और जनसंख्या को रोकने में उनकी एक अहम भूमिका होगी या वो अपनी भूमिका को निभा पाएंगे। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरा जो पॉइंट है वो है परंपरावादी सोच। तो परंपरावादी सोच, आज भी हम बहुत से ऐसे समुदाय हैं जैसे जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो हिंदू धर्म के अनुसार ये होता है कि भाई जो एक पुत्र होता है वो पुत्र ही वंश को आगे बढ़ाता है या वंश की वृद्धि में वही योगदान देता है, और जब तक एक पुत्र नहीं होगा तब तक वंश की वृद्धि नहीं हो सकती। या माता पिता को मोक्ष दिलाने का काम भी जो है वो पुत्र के माध्यम से ही होता है। मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं जो भ्रूण हत्या को तो पाप मानते ही हैं, और वो मतलब संतान उत्पत्ति को भी भगवान की देन मानकर चलते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं कि जो एक परंपरावादी सोच है, अब जो हमने कहा ना भाई कि भाई हिंदू धर्म में पुत्र का होना माता पिता को मोक्ष दिलाने के लिए एक अहम भूमिका या अहम रोल जो है वो अदा करता है। उसमें आकर आपके जो आसपास या समाज के लोग हैं वो बोलते हैं, मान लो आपकी 2 लड़कियां हो गई तो अरे भाई आपकी 2 ही लड़की है, एक का बेटा नहीं है। फिर उस बेटे की चाह में वो 4 लड़कियां 5 लड़कियां क्यों ना हो जाएं, और इस बात की फिक्र लोगों की नहीं होती कि हम उनकी पढ़ाई, जीवन स्तर और रहन सहन पर कैसे ध्यान दे पाएंगे, उनके पोषण का हम कैसे ख्याल रख पाएंगे। इस बात की चिंता नहीं होती एक पुत्र मोह के कारण। तो ये जो परंपरावादी सोच है उससे भी हमें हटकर या उससे निकलकर सोचना पड़ेगा, और हम अपना योगदान जो है जब तक इस सोच से बाहर नहीं आएंगे तब तक हम जनसंख्या की वृद्धि पर नियंत्रण नहीं पा सकते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार प्रथा, हमारे भारत में हम देखते हैं कि जॉइंट फैमिली वाला एक सिस्टम है। संयुक्त परिवार मतलब एक पिता के 4 पुत्र हैं, चारों एक साथ रहेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं उस पर अपनी संतान की देख रेख या उसके पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी नहीं होती। वो पूरी जिम्मेदारी पूरे परिवार के सदस्यों की होती है। तो अकेले उन पर भार नहीं पड़ने के कारण उन्हें बोझ जो है वो नहीं लगता, और फिर वो गिनती नहीं रह जाती है संतानोत्पत्ति की, क्योंकि उनके ऊपर तो प्रेशर या दबाव पड़ ही नहीं रहा है। वो अकेले उनका पालन पोषण कर ही नहीं रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी पूरे संपूर्ण परिवार की होती है। तो ये भी एक प्रमुख कारक है जनसंख्या वृद्धि का हमारे भारत में। इसके बाद हम देखते हैं पुत्र जन्म को प्राथमिकता।
तो ये बात वही हो गई जो हमने पहले की थी कि भाई जो परंपरावादी सोच है और लड़कियों अगर 2 लड़कियां या 3 लड़कियां हो गई और किसी परिवार में पुत्र नहीं हुआ है तो एक पुत्र जन्म की जो चाह है या लोगों का ये मानना कि ये पुत्र ही जो है वो हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, ये सोच जो है वो लगातार जनसंख्या वृद्धि को उत्तरोत्तर हम कह सकते हैं कि बढ़ा रहा है, या उसमें हम ये कहें कि महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और इस चक्कर में एक परिवार में या एक दाम्पत्य में हम कहें एक पेरेंट्स के 6 से 7 बच्चे भी हो जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पुत्र की इच्छा के चलते। इनके अलावा हम देखेंगे कि महिलाओं की उपेक्षित स्थिति हमें देखने को मिलती है हमारे भारत देश में। हम आज भी लोग जितने भी पढ़ लिख जाएं हम कहें, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये जो रूढ़िवादी सोच है या हमारे अंदर किसी न किसी कोने में दिमाग में ये चीज़ जो बैठी हुई है कि जो लड़के और लड़कियों में हमारे अंतर की सोच है, मतलब लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक प्राथमिकता देना और लड़कियों को कम प्राथमिकता देना, उनके पोषण पर कम ध्यान देना, साक्षरता पर कम ध्यान देना, या उनके आ जाने से लोगों में उतनी खुशी का नहीं हो पाना। और हम अभी देख रहे हैं कि लिंगानुपात में इतना ज़्यादा इम्बैलेंस हो रहा है कि अब ये स्थिति हो गई है कि लगातार लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देने की स्थिति आ गई है। और मैं तो ये कहूँ कि कुछ समय के बाद ये परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो जाएंगी कि लड़कों को शादी के लिए लड़कियाँ भी नहीं मिलने पाएंगी, क्योंकि हमारा जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वो बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो जाएगा एक समय के बाद, यदि हम अपने देश में महिलाओं की इस उपेक्षित स्थिति को सिरे से खारिज नहीं कर देते, या उनके स्तर को समाज में एक अच्छा स्तर जब तक हम प्रदान नहीं करते, एक अच्छी स्थिति उन्हें नहीं प्रदान करते, तब तक हम इस परेशानी या इस मुश्किल जो घड़ी है उससे हम नहीं निकल पाएंगे। अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं, ये तो हो गई कि कौन कौन से कारण हैं जो जनसंख्या की वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं या उत्तरदायी हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या ऐसे उपाय हम कर सकते हैं या हमें ऐसे कौन से उपाय किए जाने चाहिए जिससे हम इस जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित कर लें, अपने कंट्रोल में ले आएं। हमें कुछ उपाय किए जाने जो हैं वो बहुत आवश्यक हैं। तो कुछ जो है बात कर लेते हैं हम। पहला है शिक्षा का प्रसार। अभी मैंने कहा कि जब तक लोगों में या हमारे देश में शिक्षा का अभाव होगा, साक्षरता का प्रतिशत निम्न होगा, तब तक हम लोगों की इस परंपरावादी सोच या रूढ़िवादी सोच, पुत्रों को अधिक वेटेज देना, पुत्रियों को कम वेटेज देना, लड़कियों के जीवन स्तर पर कम ध्यान देना, इन सारी बातों से, या अभी भी हम ये कहें कि जैसे जो लेबर क्लास होता है, जो एक श्रमिक वर्ग है, वो चूँकि अनपढ़ है या जो स्लम में रहने वाले लोग हैं, नगरीकरण का विस्तार हो रहा है। हम जैसे जैसे हम विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, नगरीकरण बढ़ रहा है। नगरीकरण बढ़ने से वहाँ ग्रामीण क्षेत्र से लोग प्रवास कर जाते हैं उन नगरों की तरफ, और चूँकि आय के चक्कर में या अपने जीवन यापन के चक्कर में वहाँ पर जो उसके इर्द गिर्द जो स्लम डेवलप हो जाता है, जहाँ पर लोग कम साक्षर लोग रहते हैं, और साक्षरता कम होने की वजह से क्या करते हैं, मैंने अभी कहा भी भाई जो भी श्रमिक वर्ग होता है उनको ये लगता है कि उनके परिवार में जितने अधिक सदस्य होंगे, या हम कहें कि उनके जितने अधिक बच्चे होंगे, तो वो ये मान के चलते हैं कि जितने हैंड उतने उनकी इनकम जो है वो अधिक होगी, मतलब उतनी ज़्यादा उनको आय होगी। मतलब
4 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, तो वो सारे उन्हें क्या करेंगे, 7 साल 8 साल के बाद उन्हें अपने साथ काम में ले जाते हैं और उनको लगता है कि वो उनकी इनकम का सोर्स है, आय का साधन है। लेकिन वो ये नहीं सोच पाते कि आप जो भी 50 रुपये 100 रुपये डेली कमाने के चक्कर में उनका उतना पालन पोषण भी, तो उनका पेट भी तो भरना ज़रूरी है। तो ये बात उनकी समझ में नहीं आती, और वो किस कारण से है, क्योंकि उनमें शिक्षा का अभाव है। शिक्षा के कारण उनमें जागरूकता का अभाव है। तो जब हम अपने देश की, अपने राष्ट्र की, समाज की शिक्षा को या साक्षरता के प्रतिशत को बढ़ाएंगे, तब हम बहुत योगदान जो है वो दे सकते हैं हमारे राष्ट्र की जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में। दूसरा हम देखते हैं, विवाह की आयु में भी वृद्धि करके हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं। मतलब अभी भी हम देखेंगे कि हमारे समाज में जो बाल विवाह की प्रथा है ना, हम लाख जागरूकता की बात करते हैं, अवेयरनेस की बात करते हैं, या इस क्षेत्र में हम बहुत से कानून बनाने की हम बात करते हैं, लेकिन अभी भी हम देखेंगे तो बहुत से जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या पिछड़े हुए अविकसित जो इलाके हैं, वहाँ पर हम देखेंगे कि अभी भी बाल विवाह की जो प्रथा है वो बहुत ज़ोर शोर से चलती है। इस पे बहुत ज़्यादा कानून बनाने के बाद भी हम इस पे रोकथाम जो है वो नहीं कर पाए हैं। तो दूसरी बात यह है कि हम इसे बहुत स्ट्रिक्टली लागू करें कि लड़कियों के लिए आयु जो है वो 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष की उम्र को एक हम ये बोल सकते हैं कि बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट तरीके से इस कानून को लागू किया जाए, प्रतिबंधित किया जाए, तब भी हम इसमें थोड़ी सी रोक जो है या थोड़ा एक ब्रेक दे सकते हैं अपने देश की जनसंख्या वृद्धि पर। एक और उपाय हम कर सकते हैं कि जो संतान उत्पत्ति की संख्या है उसका निर्धारण कर दे। शासन या सरकार जो है वो एक कानून बनाकर निर्धारित कर दे कि हर पेरेंट्स या हर दंपति के 2 से अधिक संतान ना हो। हमारे जस्ट ऊपर जो विश्व में पहले स्थान पर है जनसंख्या में, चाइना ने इसी नीति को अपनाकर अपने देश की जनसंख्या को स्थिर कर लिया है, उस पे रोक लगाई है या उसे स्थिर अवस्था तक पहुंचा दिया है, उसकी वृद्धि को रोका है। तो हमारे लिए भी ये बहुत आवश्यक है कि हम लोगों को क्या बोले, नए नए कुछ ऐसे प्रलोभन दें कि 2 से अधिक जो है वो संतान उत्पन्न ना करे। उसके लिए कुछ प्रोत्साहन कार्यक्रम हम चला सकते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं कि जिनके 2 से फिर अधिक संतान रहें उन्हें हम शासकीय नौकरियों से निष्कासित कर दें। कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं जिससे कि लोग जो हैं वो अनिवार्य रूप से 2 से अधिक संतानें उत्पन्न ना करें। फिर है परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग या परिवार नियोजन की नीति को भी अपनाकर हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं और एक बड़े स्तर पर इसका प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। चाहे हम मीडिया का सहारा लें या किसी भी चीज़ का सहारा लेकर इसका जो या हम इसके तहत कुछ नीतियां बना सकते हैं, कुछ कार्यक्रम चला सकते हैं, और इन सभी के द्वारा हम परिवार नियोजन का बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार करके इस नियम को लागू करें और इसके माध्यम से हम जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। फिर है नेक्स्ट हमारा सामाजिक सुरक्षा। शासन का ये उत्तरदायित्व है कि लोगों को सामाजिक रूप से सुरक्षा प्रदान की जाए। मतलब लोग क्या सोचते हैं कि जो आजकल इतनी बड़ी दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, बहुत से ऐसे कारण हैं जिसके कारण लोग जो हैं या संतानों का जो सही हम कहें कि उनका रहन सहन सही नहीं होने से, आचरण सही नहीं होने से वो बुज़ुर्ग अवस्था में, वृद्धावस्था में अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। तो ये सब के कारण जो है लोग जो हैं अधिक या बड़ा परिवार रखना पसंद करते हैं। तो शासन
ये नीति अपनाकर कि लोगों को उनकी वृद्धावस्था में उनके लिए सहायता प्रदान करके या उनके कोई भी किसी भी प्रकार से परिवार सहायता कोष चलाकर, परिवार सहायता कार्यक्रम चलाकर उनकी इस सोच को उन्हें एक सुरक्षा प्रदान करके इस सोच से वो निकाल सकता है। तो ये भी एक अच्छा उपाय होगा जिससे हम इसके माध्यम से अपनी जनसंख्या वृद्धि को थोड़ा स्थिर करने पे सफल हो सकते हैं। तो ये तो हो गए जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय। अब हम देख लेते हैं कि जनसंख्या में जो लगातार वृद्धि हो रही है और हम बार बार ये बात करते हैं कि विश्व की लगभग 2.4% जो क्षेत्रफल है वो हमारे भारत का है, लेकिन इस 2.4% क्षेत्रफल पर हमारे पूरे विश्व की 17.5% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। और इस बात का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि हमारा भारत जो है वो जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरे स्थान पर है। तो हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि हमारी भूमि पर हमारे धरातल पर या हमारे संसाधनों पर हमारी इस जनसंख्या वृद्धि का बहुत जो निगेटिव इफ़ेक्ट है, नकारात्मक प्रभाव जो है वो पड़ रहा है, उस पर दबाव जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं कि जनसंख्या की इस लगातार वृद्धि से या जनसंख्या वृद्धि होने से हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है या जनसंख्या वृद्धि का क्या प्रभाव है। तो हम देखते हैं कि पहला तो संसाधनों का ह्रास हो रहा है, मतलब जनसंख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है लेकिन संसाधन तो जो है वो हमारे सीमित हैं, उसमें कोई वृद्धि नहीं हो रही है। और जनसंख्या के लगातार बढ़ने से जो अज्ञात संसाधन हैं उन्हें भी ढूंढ कर ज्ञात संसाधनों की भांति उपयोग में लाया जा रहा है, जो उन तक जो लोगों की पहुंच तक नहीं है उस तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि संसाधनों का ह्रास हो रहा है, मतलब अंधाधुंध हम उपयोग कर रहे हैं, अविवेकपूर्ण उपयोग कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने के चक्कर में हम उस संसाधनों की कमी जो है वो हमें देखने को मिल रही है। और आज वर्तमान में हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे संसाधन हैं, अनव्यकरणीय संसाधन हैं जो समाप्ति की ओर हैं और इसके लिए बहुत से जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं कि भाई जल ही जीवन है, पानी की बचत करें, है ना, पेट्रोल को बचाने के लिए, कोयले को बचाने के लिए, ये लगभग समाप्ति की ओर हैं। और ऐसी स्थिति आ गई है कि शायद हम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, भावी पीढ़ी के लिए इसे बचा ना पाए। तो इसलिए इसके विवेकपूर्ण उपयोग पर, अधिक से अधिक विवेकपूर्ण उपयोग पर बल दिया जा रहा है और इसके इन सीमित संसाधनों को सहेज कर रखने के लिए बहुत से जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे भारत देश में ही नहीं, हम पूरे विश्व में भी बात करेंगे तो कहीं भी जो जनसंख्या वृद्धि होती है उसका पर्यावरण का पर सबसे प्रमुख जो प्रभाव है वो संसाधनों का ह्रास होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे इससे भूख और गरीबी जो है वो बढ़ रही है, मतलब लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और हम फिर से बात कर रहे हैं कि सीमित संसाधन हैं। हम ये देखते हैं कि भाई एक पिता है, उस पिता के 4 पुत्र हैं और उन 4 पुत्र के फिर से 8 पुत्र हो गए। तो एक बड़ा जो खेत का आकार था जिसमें हम बहुत
अच्छी उपज, अच्छी पैदावार कर लेते थे, अब वो हमारे परिवार प्रथा, हमारे देश में जो प्रचलित परिवार प्रथा है या बंटवारे की जो प्रथा है, उसके चलते हम अपने खेतों का आकार भी बहुत छोटा छोटा कर लेते हैं और उसमें उत्पादन या हम आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग नहीं कर पाते, जिससे हमारी पैदावार भी लगातार कम होती जा रही है। जो बढ़ती हुई जनसंख्या है उसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान, हम जो बोलते हैं कि दैनिक जीवन के लिए जो 3 अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो तो हमें उपलब्ध करानी ही हैं। तो भोजन में कमी तो ऐसे ही नज़र आ रही है। और आज भी हम देखेंगे कि भूमि पर इतना अधिक दबाव पड़ रहा है कि अगर हम बड़े बड़े अपने महानगर में चले जाएं तो हम ये देखते हैं कि आज भी लोग फुटपाथ पर जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर हैं। उनके ऊपर रहने के लिए एक छत भी जो है वो उपलब्ध नहीं है। तो हम लगातार भूख गरीबी के शिकार हो रहे हैं कि हमारे पास ना आवास उपलब्ध है, एक छत भी उपलब्ध नहीं है। और हमें मतलब हम ये देखेंगे बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर लोगों को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। तो लोगों का दायरा जो है वो बढ़ रहा है, मतलब अमीर जो है वो बहुत अमीर हो रहे हैं, गरीब जो है वो बहुत गरीब हो रहे हैं। और ये किस कारण हो रहा है कि भाई लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण आय में भी जो है वो एक संतुलन की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही है, जिसके कारण भूख और गरीबी की समस्या उत्पन्न हो रही है। फिर हम देखते हैं वनीय क्षेत्र का ह्रास हो रहा है, कमी होती जा रही है। लगातार हम ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, खनिज संसाधनों का विदोहन कर रहे हैं। उसके लिए हम जितने भी इतने वन आच्छादित क्षेत्र हैं उन्हें काट रहे हैं, औद्योगिकरण करने की होड़ में लगे हैं, नगरीकरण करने की होड़ में लगे हुए हैं। और इसके लिए हम अपने घने वन आच्छादित जो क्षेत्र हैं उन्हें समाप्त करते जा रहे हैं। तो हम अभी वर्तमान स्थिति में क्या देख रहे हैं कि हम जूझ रहे हैं अपने ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, वैश्विक तापमान की जो समस्या है जो लगातार बढ़ रही है, समुद्रों का जल स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ये एक बहुत विकट समस्या जो है वो हमारे सामने उत्पन्न हो रही है। और वो किसके कारण है? मतलब कहीं पर अकाल पड़ रहा है और हम ये देख रहे हैं कि एक ही समय में एक स्थान पर कहीं पर सूखे की स्थिति है और दूसरे स्थान पर बाढ़ की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो रही है। मतलब एक ही समय में अति वर्षा और अल्प वर्षा की स्थिति से भी हम जूझ रहे हैं। तो ये किस लिए है कि हम पूरे अपने वनस्पति आवरण को ख़त्म करते जा रहे हैं। जो CO2 है, जितने भी जो खतरनाक गैस हैं वो हमारे पर्यावरण में मिक्स होते जा रहे हैं। तो और बारिश भी कम होती जा रही है, हम वनस्पतियां ही नहीं लगा रहे हैं, है ना। तो मतलब ये सारी चीज़ें बहुत सी पर्यावरणीय समस्याओं को उत्पन्न कर रही है जब हम अपने वनस्पति आवरण को ख़त्म करते जा रहे हैं। तो इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि पर्यावरण में असंतुलन, ये फिर से वही बात हो रही है कि असंतुलन की स्थिति हो रही है और सिर्फ एकमात्र इसका कारण है वनों का ह्रास, वनों को ख़त्म करना, नगरीकरण, औद्योगिकरण के कारण। और जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो हमें उसके लिए आवास भी तो बनाने हैं, रहने के लिए जगह भी तो चाहिए। और यही एक कारण है, आप देखेंगे बड़े बड़े महानगरों में हम जब जाते हैं तो वहाँ पर कई मंजिला इमारतें जो हैं वो नज़र आती हैं। इंडिविजुअल मकान जो है वो हमें कम देखने को मिलते हैं क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं है कि हम इंडिविजुअल मकान बहुत अधिक मात्रा में बना पाएँ। तो हमने देखा कि वन के क्षेत्र में या वन क्षेत्रफल में ह्रास होने से या कमी होने के कारण हमारे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। और उसे हमने इस रूप में देखा कि जो जहरीली गैसें हैं उनकी मात्रा बढ़ रही है और जो जीवनदायिनी गैस है उनकी मात्रा जो है वो कम हो रही है।
और ये जो CO2, सल्फ़र डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ये सब गैसों की मात्रा बढ़ने से हमने देखा कि ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान की जो समस्या है वो उत्पन्न हो रही है। और इसके प्रभाव से ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर जो है वो लगातार बढ़ रहा है। ये सब जो है वो पर्यावरण में असंतुलन की जो स्थिति है वो पैदा कर रहे हैं। भाई वो नेचुरली है ना कि जो जनसंख्या में वृद्धि होगी, लगातार लोगों के आवास बढ़ रहे हैं और उनकी जो सुख सुविधाओं की जो चीज़ें हैं जो उपयोग में लाई जाती हैं उनमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। फिर उतनी ही सड़कों में दौड़ने वाली गाड़ियों में वृद्धि होगी, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, घरों में AC के उपयोग में वृद्धि होगी। तो ये सब जो हैं वो मिलकर पर्यावरण में जहरीली गैसों को की मात्रा में अधिकता कर रहे हैं, है ना। और इसके साथ साथ हमारे विकास की जो गति है उसके लिए हम अपने नगरीकरण और औद्योगिकरण को बढ़ा रहे हैं, लगातार सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, जिसके कारण हम क्या करते हैं, जो हमारा वन आवरण है उसे हम ख़त्म करते जा रहे हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे देश में लगातार वन क्षेत्रफल में कमी आते जा रही है। और इसका वन क्षेत्रफल में कमी का प्रभाव हम अपने पर्यावरण में असंतुलन के रूप में देखते हैं। फिर हम देखते हैं भूमि का उपजाऊपन। जनसंख्या वृद्धि का जो अगला प्रभाव है वो पर्यावरण पर इस प्रकार पड़ता है कि हमारी जो भूमि है उसका उपजाऊपन भी जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। वो ऐसे कि जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और सबके लिए हमको भोजन जो है वो आवश्यक है, भोजन उपलब्ध कराना ही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो खाद है या कीटनाशक है उनका उपयोग करते हैं और इनके उपयोग से हम अपनी उपज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या बढ़ाया जा रहा है। आप वर्तमान में भी देखेंगे ऐसा कोई फल नहीं है, ऐसा कोई अनाज नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता हो। और इन सब के हम हर मौसम में हर फल जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो ये किसके द्वारा है, ये नेचुरली तो है नहीं, है ना। हम इसे इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का उपयोग करके और कीटनाशकों का उपयोग करके हम अपनी उपज को जो है वो लगातार बढ़ा रहे हैं ताकि ज़्यादा उत्पादन हो और ज़्यादा उत्पादन करके हम हमारी जो जनसंख्या है उसकी भोजन की जो समस्या है उसको कम कर पाएँ और सबको भोजन जो है वो उपलब्ध करा पाएँ। तो ये अधिक मात्रा में फर्टिलाइज़र और जो कीटनाशकों के उपयोग से क्या हो रही है, भूमि की जो उपजाऊपन है वो उसमें हमको लगातार जो है वो कमी देखने को मिलती है। इसके अलावा एक और जो है वो है चारागाह भूमि की कमी। हमको मालूम है कि हमारा भारत देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। पशुओं के अलग अलग नस्ल की भी हमारे यहाँ बहुत अधिकता है और जो हम लगातार मतलब खेतों का विस्तार करने के लिए जो वन भूमियाँ हैं उनको काट रहे हैं, सड़कों के जाल बिछाने के लिए भी वनों को काटा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, उद्योगों की स्थापना के लिए सब चारागाह को हम क्या कर रहे हैं, लगातार ख़त्म करते जा रहे हैं। तो इससे एक जो महत्वपूर्ण समस्या उत्पन्न हो रही है वो पशुओं के लिए चारागाह की कमी होती जा रही है। तो ये प्रमुख समस्याएं थी जो जनसंख्या वृद्धि के होने के कारण या जनसंख्या की लगातार वृद्धि होने से हमारे पर्यावरण पर इसका जो प्रभाव पड़ता है। तो हम सभी का ये उत्तरदायित्व है कि हम अपने देश की, अपने राष्ट्र की जनसंख्या को अब स्थिर अवस्था तक लेकर आए ताकि हमारे सामने जो आवास की, भोजन की या पर्यावरण जो असंतुलन हो रहा है जिससे हमारी जीवन प्रत्याशा भी अब लगातार कम होती जा रही है, हम नई नई बीमारियों से जूझ रहे हैं। एक मतलब हर समय हम देखते हैं नई नई बीमारियां जो है वो उत्पन्न होती जा रही हैं।
पहले का समय तो था कि लोग इसलिए मरते थे कि चिकित्सा की व्यवस्था नहीं थी, चिकित्सा सुविधा उतनी डेवलप नहीं थी, हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी ने उतना विकास नहीं किया था। लेकिन अब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो हमारी बहुत ज़्यादा विकसित हो चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ हम उसका दुरुपयोग जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम हर चीज़ में एक्सट्रीम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लगातार हमें अपने इतनी बड़ी आबादी को हर सुविधाएं जो है वो उपलब्ध करानी है। तो हम उस अवस्था तक ना पहुँचें कि हम अपनी बढ़ती आबादी के लिए अपने संसाधनों का इतना अधिक दुरुपयोग कर लें कि वो हमारे लिए, हमारे खुद के लिए ही नुकसानदेह हो जाए। तो ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है हम सभी का कि हम अपनी जनसंख्या को स्थिर अवस्था तक लेकर आएँ या इस जनसंख्या की वृद्धि दर को के प्रतिशत को बहुत हद तक कम कर लें। अब बच्चों, ये आपके सामने जनसंख्या के इसमें इस जनसंख्या वृद्धि की हम बात करें या जनसंख्या घनत्व और वितरण की बात करें, तो आपको अपने बोर्ड परीक्षा के एग्ज़ाम के पर्पस से तैयार करना होगा। एक तो कारण है, प्रभाव है, और इसे नियंत्रित करने के उपाय तो बनते ही हैं। अब आपको अपने मानचित्र में बहुत अच्छी तरह से फोकस करना है। अगर आप अपने मानचित्र को बार बार देखकर उसे रिपीट कर रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि कौन से राज्य की स्थिति कहाँ है, और उन राज्यों पर स्थित जो आंकड़े हैं, या हम घनत्व और वितरण की बात करें या वृद्धि दर के प्रतिशत की बात करेंगे, तो ये आपको समझ में आएगा कि मतलब आपके दिमाग में वो पूरी तरह से बैठ जाएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से मानचित्र से संबंधित प्रश्न भी जो है वो पूछे जाते हैं। तो कहाँ पर घनत्व सबसे ज़्यादा, सबसे कम, वितरण की हम बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है, वृद्धि दर की प्रतिशत की हम बात करें तो सबसे अधिक कहाँ पर है और सबसे कम कहाँ पर है। इसके साथ साथ अधिक, निम्न और मध्यम जो जनघनत्व के क्षेत्र की हमने बात की थी, इन सभी क्षेत्र से आपको प्रश्न जो हैं वो पूछे जा सकते हैं और आपको इसी हिसाब से इसकी तैयारी भी करनी है।